नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को जैसा कि पता है कि अपने इस चैनल पर क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके चैनल पर हम आपको डेली वीडियो ला रहे हैं और डेली वीडियो लाने के साथ साथ हम आपका संडे भी गैप नहीं करते हैं। संडे को हम स्पेशल एक क्लास रखते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट को पूर्णतः समाप्त किया जाता है ना। तो पिछले संडे हमने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, डिटेल में पढ़ाई थी और उसके 100+ MCQ करवाए थे। और आज हम एक नया सेशन लाए हैं, तो इसको स्किप ना करें, इसको पूरा देखें, है ना, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। आगामी आने वाली परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी एएसआई, है ना, एमपीएसआई, है ना, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और आज हम जो टॉपिक लाए हैं आपके लिए उसका नाम है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास आज की वीडियो में आज अपन कवर करेंगे। और एक चीज़ और है, प्राचीन इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाए हैं। ध्यान से सुनना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाए हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है तो इसको शुरुआत करें अपन। जो हमने पहला टॉपिक लिया है प्राचीन इतिहास में उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी हैं वो सभी इस सेशन में करेंगे अपन, है ना। तो आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने सेशन का एक नए अंदाज में, है ना। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ फैक्ट पहले अपन देखें। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती थी, है ना। किस युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये बताना है। तो ये किस युग की सभ्यता थी, तो आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से लगाइए और साथ साथ सुनते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे, तो वो करते थे मातृ शक्ति में। और मातृ शक्ति किस में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से थे, टीन एवं सीसा से थे, लेकिन वो लोहा से परिचित नहीं थे। और लोहा किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किससे बनी थी, तो ये बनी थी सेल खड़ी से। और सेल खड़ी किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना, तो सभी लगाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे, तो किससे बने थे, तो वो बने थे ईंटों से। किससे बने थे, ईंटों से। और ये ईंट ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये बताना है आपको। तो ये मिले हैं अपने कहाँ से, लोथल से। और लोथल कहाँ पर था, गुजरात। कहाँ पर था, गुजरात में। तो लोथल आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे जुड़ी हुई हम आपको कई फैक्ट भी बताते चलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगला, हड़प्पावासी किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते थे ये आपको बताना है। तो वो किस में प्रथम स्थान रखते थे, कपास। और कपास को जी कपास ना कहकर किस नाम से जानते थे, सेंडन। किस नाम से, सेंडन। तो ये याद रखना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो कौन था ये बताना है आपको। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी किस नदी पर, पहले ये देखो किस नदी पर हुई थी, रावी नदी पर। और कब हुई थी, 1921 में। और किसने की थी, तो दयाराम सायनी ने। दयाराम सायनी किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन कहलाता है, पत्तन कहलाता है बंदरगाह, कौन सा था। तो कौन सा था ये बताना है। तो वो गुजरात में स्थित था जिसका नाम था लोथल। कौन सा था, लोथल। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं परीक्षा उपयोगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल।
अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये बताना, अभी बताया था दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। 1921 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पता होना चाहिए आपको कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो है सिंध। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सिंधु नदी के तट पर राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो जी फैक्ट भी सुनिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया कहाँ? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, जो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि आपको बताना है। तो इसकी समय अवधि कब से होती है? निश्चित नहीं हो सका, है ना, निश्चित नहीं हो सका। कहीं कहीं आपको मिलेगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन निश्चित नहीं हो सका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये अवशेष जरूर पूछे जाते हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये बताना है। तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुतकोतता, है ना, इसे सुतकोड़रा भी कहते हैं। तो जी कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की वस्तुओं या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस में किया गया था? तो जी कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा। और जी किस ऑप्शन में देखा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक फैक्ट भी लिखिए कि पकी हुई मिट्टी को, जो मिट्टी पक जाती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग की? कांस्य युग की। और जी किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? तो जी व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। कैसे थे? शहरी। और शहरी किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 20-19 कर बता दिए हमने। 20वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जी कहाँ से बनते थे? ईंट से। कहाँ से बनते थे? ईंटों से। ईंट ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है वो हमने सब करवा दिए हैं। अब अपन प्राचीन इतिहास का सेकंड टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो अपन इसी सेशन में ख़त्म करेंगे। और आज अपन को कसम खाना है कि जब तक नहीं आप इस वीडियो से दूर जाओगे तब तक हम सेशन को ख़त्म ना कर दें। अगला क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार किस मंडल में मिलता है ये आपको बताना है। तो वो मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। क्योंकि ऋग्वेद में देखें तो मंडलों की संख्या कितनी थी? 10। और वेद कितने होते हैं? 4। वेद का अर्थ, वेद विधि शब्द से मिलकर बना है और विधि का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। और इन वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो कुछ आप महत्वपूर्ण तथ्य भी सुनिएगा, है ना, ज़्यादा नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो मंडल कौन सा है? 10वां। तो अपना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पता होना चाहिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया ये बताना है। तो ये लिया गया है कहाँ से? ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। तो ऑप्शन ए में अपना ऋग्वेद दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का 24 नंबर क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये बताना है। तो आर्य जो भारत में आए थे बाहर से
वो कहाँ बसे थे, तो वो बसे थे पंजाब में। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए गए हैं सीरीज में, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा अपना पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल को समर्पित है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है ना, गायत्री मंत्र को समर्पित है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा मंडल। तो इसमें आप जोड़ लेना, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो अभी बताया था गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो जी किस में मिलता है, ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए में ऋग्वेद दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सेशन का 27 नंबर का, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन, क्या होता है, कुलीन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है, अभी बताया था वेदों की संख्या कितनी है, 4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। फैक्ट भी याद कीजिएगा, सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। कहा जाए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सामवेद। अगर कहा जाए यज्ञ से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। कौन सा, यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, है ना, तो किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 30 नंबर का, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या था, पशुपालन। और पशुपालन किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर परीक्षाओं में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, अभी बताया था संगीत का ग्रंथ किसे कहा जाता है, सामवेद को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता है, उनका नाम क्या है, मनु। कौन है भी, मनु। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, जी है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि किस फिलोसफी से संबंधित हैं, तो वो है सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये बताना है। तो वो है ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है, तो वो है सामवेद का। ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपको यूं के त्यों नजर आएंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, ये बताना है। तो चरक संहिता जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता है चिकित्सा से संबंधित। और ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, अभी बताया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन पूछा जाएगा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है जो जादू टोना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, अभी बताया था ऋग्वेद में अगर अपन मंडलों की संख्या देखें, तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है, 10। कितनी है, 10। और 10 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन क्या है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आपको पता होना चाहिए आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहाँ से आए थे, तो वो आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, है ना। और मध्य एशिया की बात की जाए तो मध्य एशिया आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेशन का 30 नंबर वाला क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी परिचित है। तो कौन सा है जी बताना है आपको। तो वो है यजुर्वेद। हमने बताया गद्य और पद्य से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी जिसका नाम था विदत। कौन सी थी, विदत। और विदत किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है वो बताना है आपको। तो उनका नाम है अपना पाणिनि। कौन से हैं वो, पाणिनि। और पाणिनि किस ऑप्शन में दिख रहे होंगे, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 42, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ये बताना है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। किसे माना गया है, सरस्वती को। और सरस्वती किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए, तो अच्छे से लगाइएगा भाई आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। तो जो वैदिक समाज हुआ करता था उसकी आधारभूत इकाई क्या थी। तो उसकी आधारभूत इकाई थी विश। क्या थी, विश। और विश किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, है ना, की गई थी। तो उनका नाम है इंद्र। कौन से, इंद्र। यानी ऋग्वेद में लगभग 250 बार इंद्र का प्रयोग किया गया है, इंद्र शब्द का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन सेशन का, और यहाँ पर अपन ने कम्प्लीटली, ध्यान से सुनो, यहाँ पर अपन ने कम्प्लीटली वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है आज। अब प्राचीन इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है महाजनपद। महाजनपद काल। महाजनपद काल, इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं जिन्हें अपन एक एक करके कवर करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, है ना। महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है जी आपको बताना है ना। तो कुणिक किसे कहा जाता है जी बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु को ही अपन क्या बोलते हैं, कुणिक के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है, और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी ये बताना है। तो वो हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में। और बेबीलोन किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, है ना। तो किस नदी के तट पर, तो जी उसका आंसर है झेलम, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, है ना। अगला क्वेश्चन 48, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंद वंश का संस्थापक था जिसका नाम था महापद्यनंद। और महापद्यनंद किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 49, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, पता होना चाहिए आपको। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज हम 50 लगाने वाले हैं क्वेश्चनों की। प्राचीन भारत की मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, है ना। कई बार पेपरों में आया है। तो मगध की प्रथम राजधानी थी, उसका नाम था गिरिब्रज। कौन सी थी, गिरिब्रज। जो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। हर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, तो अच्छे से सुनिएगा और लगाइएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो किसका किया गया, तो उदयन द्वारा। उदयन किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 52, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची किस में मिलती है, किस निकाय में, तो
अंगुत्तर निकाय में, और अंगुत्तर निकाय किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। और 53 जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से सुनना। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये बताना है, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था घनानंद। कौन था? घनानंद। और घनानंद किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 54। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंश में किस एक का शासन था? तो जी बताना है, तो किस एक का शासन था? तो उस समय शासन था नंद का। किसका? नंद वंश का शासन था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। और यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं किसका, कौन सा है ना, बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, तीसरा टॉपिक है जी अपना, है ना, प्राचीन इतिहास का। तो इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन प्राचीन इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध धर्म। तो पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ज्ञात्रिक कुल में। कौन से गोत्र में? ज्ञात्रिक, है ना। और ज्ञात्रिक किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 56। और 56 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए, तो ध्यान से सुनना है और लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यहाँ पर देखना, प्राचीनतम विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा। कौन सा है? नालंदा। कभी क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है तक्षशिला। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है नालंदा, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन का 58। और 58 जो क्वेश्चन है वो अपना क्या है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। पावापुरी किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इनका लेवल क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे बारे में कुछ लिखें और बताएं, है ना, क्योंकि एक आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। और क्वेश्चन क्या है, किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकू लिखा गया था? तो किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकू लिखा गया था, जी आपको बताना है ना। तो किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकू को लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? तो जी लिखा गया पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली। और पाली किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ये बताना है। तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव। कौन से थे? ऋषभदेव। आपको पता है जैनों के 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थंकर थे? 24। प्रथम थे ऋषभदेव और 24 में थे महावीर स्वामी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो अभी बताया कितने तीर्थंकर हुए? 24। और 24 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये किसका है? तो ये है बौद्धों का। ये पूछा जाता है किसका है? बौद्धों का। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी बौद्धों का कौन है? त्रिपिटक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। और 63 क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था, है ना। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना है, यानी उसे मृत्यु बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर जिसे कुशीनारा भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, है ना। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी ये आपको बताना है। तो किसके शासनकाल में हुई थी, है ना। तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक। आपको पता है अभी तक 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। कितनी? 4। पहली किसके शासनकाल में? तो फैक्टर याद रखना, अजातशत्रु। दूसरी देखें
तो दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संधि थी। तृतीय देखें तो तृतीय हुई थी अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, है ना, कनिष्क के शासनकाल में। तो ये चारों फैक्ट याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। और सारनाथ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? अभी बताया था जातक किसका ग्रंथ है, तो ये है बौद्ध का। और बौद्ध का सबसे पवित्र ग्रंथ या सबसे अच्छा ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो वो है त्रिपिटक, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, सिद्धार्थ जिन्हें बुद्ध कहा जाता है, तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, है ना। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। बोध गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है ना। तो सारनाथ में जो उन्होंने प्रवचन दिए थे, तो उनका प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तनम। धर्म चक्र परिवर्तनम। जी किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद जिसे शून्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो कौन थे ये बताना है। तो उनका नाम था नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डरना नहीं, आप अगर डर गए तो फिर मर गए। आज अपन ख़त्म करने वाले हैं पूर्णतः, है ना, प्राचीन इतिहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, जी बताना है। तो इनका निर्माण करवाया था चालुक्य या सोलंकियों ने। और जी किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे, है ना। तो नागार्जुन कौन थे ये बताना है। तो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेशन का 72 और क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो अभी बताया था जैन परंपरा पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 में कौन थे? महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 73 और 73 जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बताना है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 74, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो उस नगर में कहाँ की गई थी आयोजित, है ना। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, लेकिन वो आयोजित कहाँ की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो वो आयोजित हुई थी कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन में। कुंडलवन किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 और 75 क्वेश्चन है, बौद्ध चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो अभी बताया चौथी का किसने करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। और कनिष्क किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? तो भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पता होना चाहिए, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। और पाटलिपुत्र किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में, इधर उल्टा लिख गया तो याद रखना, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बताना है। तो किसने की थी? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो वो था विक्रमशिला। और विक्रमशिला किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था जी बताना है। तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भी काफ़ी
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था अपना कहाँ पर, वल्लभी में। और वल्लभी किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 83, मिलिंद पन्हु जिसे कहा जाता है मिलिंद के पिसने, तो मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुए थे, तो ये बताना है। तो किसके रूप में, नागसेन। और नागसेन किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 84, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, है ना। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। कहाँ पर, पावा में। पावा किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85, जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आगम। और आगम किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 86, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, है ना। तो किस क्षत्रिय कुल के थे ये बताना है महात्मा बुद्ध, तो वो थे शाक्य कुल के। और शाक्य कुल किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अपन ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, उसे लगाया। और आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन इतिहास का मौर्य काल। तो मौर्य काल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं उन्हें अपन एक एक करके देखते हैं। और आप सभी को सेशन कैसा लग रहा है एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो उसका आंसर ज़रूर बताते चलें। तो चलते हैं मौर्य काल से जुड़े हुए क्वेश्चनों से लड़ने के लिए। तो 87 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो ये बताना है। तो निम्न में से प्राचीनतम राजवंश है उसका नाम है मौर्य। मौर्य। और मौर्य किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे, तो किसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, किस धर्म को स्वीकार किया था, तो वो किया था बौद्ध। और बौद्ध किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन सा था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी हो, पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट 91, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 92, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है, तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं उनका नाम है विशाखादत्त। कौन है, विशाखादत्त, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो कौन सा था ये बताना है। तो वो था तक्षशिला। तक्षशिला किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 94, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तक्षशिला, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन 95, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। कौन सी है, इंडिका। तो इंडिका किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, और 96 क्वेश्चन क्या है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो अशोक के शिलालेखों की जो प्रयुक्त भाषा है उसका नाम आपको बताना है। तो उस भाषा का नाम है पाली। कौन सी है, पाली। और पाली किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया, तो वो बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो कब पराजित किया था, तो वो किया था 305 ईसा पूर्व में। और ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपन शतक लगाने वाले हैं, है ना, एक क्वेश्चन दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया।
अशोक महान ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 100 नंबर का, और ये अपना इस सेशन का 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस तरह की और पार्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास है तो सब्जेक्ट वाइज हम आपको पूरा फिनिश करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। 100 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है ना। तो किस भाषा व लिपि में है ये बताना है। तो वो है प्राकृतिक और पाली लिपि में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 101, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल को कहा जाता है निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो किस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किस में किया गया। तो किस में किया गया, तो वो किया गया मुद्रा राक्षस में। किसमें, मुद्रा राक्षस। आप सभी कमेंट में बॉक्स में बताएं कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना की थी किसने, अशोक ने, अशोक महान ने, सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 103, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा। तो वो कहा मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, तो वो मिलता है परिशिष्ट पर्वन। और परिशिष्ट पर्वन किसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। तो किसे भेजा था, तो वो भेजा था महेंद्र, अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर अपना मौर्य काल कंप्लीट होता है एक धुरंधर तरीके से। तो आप सभी बताएं कमेंट बॉक्स में आपको सेशन कैसा लग रहा है ना। और हमारे लिए कुछ 2-3 लाइनें ज़रूर लिखें। तो चलते हैं मौर्योत्तर काल को प्रारंभ करते हैं, इस सेशन का आगाज करते हैं मौर्योत्तर काल, है ना। तो इससे जुड़े हुए भी कई परीक्षा प्राचीन इतिहास आज की वीडियो में अपन ख़त्म करने वाले हैं। आज की ये वीडियो मास्टर वीडियो होगी, है ना। तो मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हमने सिलेक्टेड। सुने, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की है। तो इसमें कई क्वेश्चनों का सम्मिलित है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या हुई तो किस वंश, कौन सा वंश आया, शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की थी, है ना। तो किसने की थी, तो वो थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, जो ऑप्शन सी में देख रहे होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो ए है। तो आप सी समझना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, सातवाहन जिसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था वो बताना है। तो कौन था, सिमुक। और सिमुक किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन सेशन का 108, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, है ना। तो कौन था वो जो बौद्ध बन गया था, तो उसका नाम था कनिष्क। कौन सा था, कनिष्क, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो वो थी पुरुषपुर। और पुरुषपुर किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्नों लिए गए हैं, तो ज़रूर लगाएं, याद कीजिए। 111, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो सर्वप्रथम किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी इंडो बैक्टीरियन, जिन्हें कहते हैं यूनान। कौन से शासक, यूनान शासक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के प्रारंभ किसने किए थे, इंडो बैक्टीरियन ने, लेकिन सर्वाधिक किसने चलाए। तो सर्वाधिक जो चलाए वो किसने चलाए, तो वो चलाए गुप्त वंश ने। किसने, गुप्त वंश ने, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113,
निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो जी बताना है कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और पुष्प वसुमित्र, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क राउट किसने आरंभ कराया? तो किसने आरंभ कराया? तो जी कराया था कनिष्क ने। रेशम मार्ग किसने का आरंभ कराया? कनिष्क ने। और कनिष्क किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं, किसने चलाई थीं? कुषाण शासकों ने, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? है ना, तो किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे कनिष्क के दरबार में, चरक और नागार्जुन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 117, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो जी पूछा जाता है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किस शासक ने किया था? है ना, तो वो कौन से शासक थे? तो उनका नाम है कनिष्क, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो वो कौन सा सातवाहन नरेश है ये बताना है। तो वो है हाल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो राजकीय भाषा क्या थी? तो वो थी प्राकृतिक, और प्राकृतिक इस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 120, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये बताना है। तो विक्रम संवत हुआ 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ, है ना, और शक संवत हुआ 78 ईस्वी से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जी आपको बताना है। तो उसे अपन बोलते हैं गांधार। क्या बोलते हैं? गांधार। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो वो पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो किसके शासनकाल में आया था? तो गोंदो फाइनिस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सेशन का, और यहाँ पर अपन मौर्योत्तर काल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन करेंगे गुप्त काल से संबंधित जुड़े हुए कई क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं गुप्त काल से, है ना। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं 124 नंबर का, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी को पता है गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? तो वो कुषाणों के सामंत थे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन होने वाला है 126 नंबर का। क्वेश्चन क्या है? इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? तो वो हैं गुप्त काल से, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी स्किप ना करें, अच्छे से सुने और लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान कहाँ का निवासी था? तो फायान था कहाँ का निवासी? तो वो था चीन का निवासी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त काल में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 132, धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे ये बताना है। तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन 133, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो किसके दरबार में दिया था जी बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजंता की गुफाओं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो कौन सी गुफा थी? 16 नंबर की, 17 नंबर की और 19 नंबर की, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? एक बार क्वेश्चन आया था अमरकोश के लेखक कौन थे? तो अमरकोश के लेखक थे अमर सिंह। अमर सिंह जो किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे स्कंदगुप्त के शासक के दरबार से, यानी ऑप्शन सी, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन था, वो किस शासक का दरबारी कवि था? ये बताना है। तो किस शासक का दरबारी कवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। तो किस युग में इसकी स्थापना हुई थी? तो वो है गुप्त युग, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा था? ये बताना है। तो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, विक्रमोर्वशीयम लिखा, लेकिन जानकी हरण नहीं लिखा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कहा जाता था रूपक। याद रखना, उन्हें क्या कहा जाता था? रूपक, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है ना? तो किसमें होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अपन ने गुप्त काल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट वंश, जिसका नाम है वर्धन वंश। कौन सा है? वर्धन वंश। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी परीक्षाओं में आपकी आती हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनको अपन कंप्लीटली करेंगे। तो चलते हैं, आप सभी वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपके क्लियर होंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 143 क्वेश्चन क्या है, थानेश्वर में वर्धन वंश, जिसे बोलते पुष्यभूति वंश, की स्थापना किसने की थी? है ना? तो वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। और ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई बाणभट्ट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो कौन आया था हर्षवर्धन के समय? तो वो आया था हेनसांग, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हर्षवर्धन को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 148, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो की थी कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। कन्नौज किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो शीलादित्य किसे कहा है हेनसांग ने? तो वो कहा है हर्षवर्धन को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की हत्या आत्मकथा किसने लिखी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये 150 नंबर का क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। तो हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है ये बताना है। तो वो लिखी है बाणभट्ट ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 151 नंबर का क्वेश्चन है, नागानंद
रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो कौन थे? वो थे हर्षवर्धन ने नागानंद लिखा, रत्नावली लिखा और प्रियदर्शिका नाटक लिखे हैं। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन 152, किसी चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? जी पूछा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि वर्तमान में किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? हेनसांग को, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अपन प्राचीन भारत को कंप्लीट कर चुके हैं। प्राचीन भारत के कुछ भविष्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 153, हित उपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो कौन है ये बताना। कुछ पुस्तकें हैं, है ना, तो जो पूछी जाती हैं पर पेपर में, तो हमने वो सिलेक्टेड लिए हैं क्वेश्चन। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के जो लेखक हैं उनका नाम है नारायण पंडित, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 154, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, लगाइए, याद कीजिए। अंकुर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकुर वाट जो स्थित है वो है कंबोडिया में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो वो कौन है? तो वो है भास। और भास किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये बताना है। तो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन है? तो वो है क्रो मैग्नन मनुष्य, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपन प्राचीन इतिहास को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे लिए कुछ आप ज़रूर लिखें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और हम, आपको पता है, संडे को स्पेशल लाते हैं। तो आज अपन ने प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त किया एमसीक्यू की सहायता से। तो इन सभी 158 एमसीक्यू को आप लगा लें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। संभावना है यहीं से आपका 85 से 90% पेपर में आएगा, है ना। तो आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि अगले संडे हम आपके लिए कौन सी वीडियो लाएं, क्योंकि हमें टाइप करना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो 6 दिन में हम क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे बढ़िया शानदार। आप प्राचीन भारत बता दिए, अब आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक लाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।